Hello friends, welcome to Commerce and Management Adda. It's Shikha Dubey here. So today we will discuss about inductive and deductive reasoning, which is very important topic from logical reasoning of which is unit 6 of paper 1. So moving to our topic, in this video we will discuss about arguments, types of arguments, inductive reasoning, deductive reasoning, abductive reasoning and analogy. These all topics are very important for UGC NET paper 1. So moving to our topic ahead, what is logic? लॉजिक क्या होता है? लॉजिक इज अप्लाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ रीजनिंग टू ऑब्टेन अ वैलिड इन्फ्रेंस. किसी वैलिड इन्फ्रेंस को, वैलिड कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए जितने भी हम रीजनिंग अप्लाई करते हैं, जो लॉजिक अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग. ओके, लॉजिकल रीजनिंग. आप लॉजिक कब अप्लाई करते हो? पहले मैं बता दूं, लॉजिक इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, इट इज़ वेरी एंशियंट कॉन्सेप्ट सिंस आर एंशियंट यूनिवर्सिटी लाइक नालंदा that was very famous for logic and study of logic. So logic एक बहुत ही पुराना concept है and applying logic is also not a new concept. People were unaware that they are applying logics during their argument, but it is very ancient approach. तो लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है? ये लार्जली अबाउट अडैप्टिंग कंप्लीट रैशनल अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विद नो चांस ऑफ एम्बिग्यूटी. एक रैशनल अप्रोच है. रैशनल मतलब कि ऐसा अप्रोच जो कि सारे ही फैक्टर्स को अकाउंट करके बनाया जाता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो व्हेन यू सॉल्व एनी प्रॉब्लम विथ रैशनल अप्रोच अप्लाइंग वेरियस लॉजिक्स, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग. And the purpose of using logical reasoning or reasoning skill is always justify your decision or action or any arguments. When you need to justify your arguments, then you apply logics there and reasoning there. So what is argument? Argument क्या होता है? Argument को ही support करने के लिए हम logics apply करते हैं. Remember one thing here. तो आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट एक सीरीज़ ऑफ स्टेटमेंट है जिसे हम प्रेमाइस कहते हैं, और एक प्रेमाइस जो होता है वो दूसरे प्रेमाइस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, पूरक होता है. इट मीन्स कि वो सपोर्टिव होते हैं एक दूसरे के. लाइक वी आर सीइंग हियर, आवर फर्स्ट प्रेमाइस इज ऑल म्यूजिशियंस कैन रीड म्यूजिक. ओके, सारे म्यूजिशियंस जो है वो म्यूज़िक को रीड कर सकते हैं. एंड सेकेंड प्रीमाइस इज सेइंग दैट राम इज़ अ म्यूजिशियन. हियर वी कैन सी दैट दिस सेकेंड प्रीमाइस इज सपोर्टिंग आवर फर्स्ट प्रीमाइस. तो ये पीपीसी फॉर्मेट जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट माना जाता है. पीपीसी मतलब दो प्रीमाइसिस एंड वन कंक्लूजन. एज वी आर सेइंग हियर, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 एंड प्रीमाइस एंड कंक्लूजन. तो कंक्लूजन यहाँ से क्या ड्रॉ हुआ? राम कैन रीड म्यूजिक बिकॉज राम इज़ अ म्यूजिशियन. अब हम टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट को देख लेते हैं. आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली जो हम जानते हैं वो सिर्फ दो तरीके का जानते हैं, बट एब्डक्टिव आर्ग्यूमेंट इज़ ऑल्सो देयर, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट. डिडक्टिव से ही ये ऑरिजिन लेता है. When you will learn about abductive argument later, then you will come to know that it is a form of deductive argument. So first we will discuss about inductive and deductive reasoning. देख लेते हैं क्या होता है. आर्ग्यूमेंट से ही हमारी रीजनिंग निकलती है. आर्ग्यूमेंट्स को ही जस्टिफाई करने के लिए द लॉजिक, द रीजन्स दैट वी अप्लाई इज कॉल्ड रीजनिंग. ओके, सो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक्स को, आर्ग्यूमेंट्स को अप्लाई करने के लिए जो रीजनिंग हम लगाते हैं, दैट इज़ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग. तो दीज टू वेज ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड इंडक्टिव अप्रोच एंड डिडक्टिव अप्रोच. ठीक है, और इसी से ऑरिजिन लेता है हमारा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग. देख लेते हैं डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है. डिडक्टिव रीजनिंग, फर्स्ट थिंग दैट नीड टू बी नोटेड हियर इज इट फ्लोज फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर. जनरल क्या होता है? इट इज़ जस्ट लाइक एनी यूनिवर्सल लॉ. सपोज न्यूटन हैज सीन दैट एप्पल इज फॉलिंग फ्रॉम ट्री. एप्पल फॉल कर रहा है, बट दैट इज़ वेरी पर्टिकुलर इन नेचर, दैट इज़ ओनली अबाउट एप्पल. हाउ कैन ही जनरलाइज दिस सिचुएशन दैट एवरीथिंग, दैट अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग? सो this is a general statement. Like if I say that humans are mortal, it is a general statement. We are talking about all humans, but when we see that Sita is mortal or Ram is mortal, it is
very specific in nature, very particular in nature. So deductive argument, इट इज़ अ टॉप डाउन अप्रोच. ओके, टॉप डाउन अप्रोच क्या कहता है कि पहले तो हम एक जनरल स्टेटमेंट लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके हम नीचे जाते हैं और सीता इज़ मॉर्टल, राम इज़ मॉर्टल, देन एनी अदर पर्सन इज़ ऑल्सो मॉर्टल बिकॉज ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल. ओके, so in deductive reasoning conclusion is guaranteed to be truth if premises are true. कंक्लूज़न सही होगा, ये 100% श्योरिटी है. ठीक है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है. डिडक्टिव रीजनिंग में हमारा जो कंक्लूज़न है वो 100% श्योरिटी के साथ ट्रू हो सकता है अगर हमारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो. So therefore in deductive inference the conclusion can not be more general than premises. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं all men, ये ज़्यादा जनरल है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल मैन, दैट इज़ 100%. एंड हियर राम इज़ ओनली 1%. यहाँ पे राम की जगह पे किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की भी बात हो सकती थी. ठीक है, तो या तो हम किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं या ग्रुप की बात करते हैं, जिसकी भी बात करते हैं वो कभी भी 100% से ज़्यादा तो नहीं हो सकता. सो दिस स्टेटमेंट इज सेइंग कि कंक्लूज़न कभी, हमारा ये जो कंक्लूज़न आ रहा है वो कभी भी हमारे प्रीमाइसेस से ज़्यादा या जनरल नहीं हो सकता. So the conclusion are based on premises and one of the premises not true, it follows that conclusion is not true even though it is valid. इस स्टेटमेंट में बोला है कि अगर कंक्लूजन, अगर हमारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो दैट इज़ गारंटीड दैट आवर कंक्लूजन विल बी ट्रू. बट इफ़ आवर प्रीमाइसेस इज नॉट ट्रू देन देयर इज़ अ सिचुएशन दैट आवर कंक्लूजन विल नॉट बी ट्रू. हमारा कंक्लूज़न भी सही नहीं होगा. ये वैलिड हो सकता है. इस चीज़ के बारे में हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, वी हैव अ थ्योरी लाइक अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीवन टुवर्ड्स इट्स सेंटर. ये हमारी एक थ्योरी है जो यूनिवर्सल है नेचर में. इससे हम एक हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं. ठीक है, हाइपोथेसिस हमारे यूनिवर्सल स्टेटमेंट पे बेस्ड होता है. उस बेसिस पे हम ऑब्जर्व करते हैं एक एक सिचुएशन को. न्यूटन ने दे दिया कि सारी चीज़ों को अर्थ अट्रैक्ट करती है. नाउ वी ऑब्जर्व दैट इफ़ एप्पल इज़ फॉलिंग और एनी अदर थिंग इज़ फॉलिंग, लाइक वी ड्रॉप अ पेन, दैन इट इज़ ऑल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ एंड सेंटर ऑफ अर्थ. सो दिस इज़ आ ऑब्जर्वेशन. ये हमारा ऑब्जर्वेशन है और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम एक कंफर्मेशन देते हैं जो कि गारंटीड होता है, 100% ट्रूथ होगा. इसके बेसिस पे हम ये कहते हैं कि अर्थ अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इस सेंटर. अर्थ पेन को भी हमारे अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. सो दैट इज़ अ कंफर्मेशन दैट वी ड्रॉ फ्रॉम दिस जनरल स्टेटमेंट. तो ये फ्लो है हमारे डिडक्टिव रीजनिंग का. Deductive inference is further categorized into immediate and mediate. Immediate क्या होता है, जब हम conclusion किसी एक statement के basis पे form कर लेते हैं. ठीक है, अगर एक ही premise के basis पे हम conclusion draw कर लेते हैं, that is immediate conclusion. Whereas mediate conclusion क्या होता है, if we draw our conclusion on basis of both premises we take into account and then we draw our conclusion, that is mediate inference. Deductive is a kind to analyze separating any material or abstracting entity into constituent animal. एनालाइज का मतलब क्या होता है, जब एक होल को आप पार्ट में डिवाइड कर देते हो और एक एक पार्ट के एनालिसिस करते हो, दैट इज़ कॉल्ड एनालिसिस. इसी का अपोजिट वर्ड है सिंथेसिस. ओके, जो कि हम इंडक्टिव में करते हैं. तो सिंथेसिस में क्या होता है, यहाँ पे सारे छोटे छोटे पार्ट हैं, इसको आपने कंबाइन कर दिया और एक बड़ा पार्ट बना दिया. सो दैट इज़ सिंथेसिस और सिंथेसाइज, आपने सिंथेसाइज कर दिया. अब डिडक्टिव रीजनिंग हम अप्लाई कहाँ करते हैं, जहाँ पे भी हमें जनरल से पर्टिकुलर जाना हो या बड़े से छोटे की तरफ जाना हो. जैसे कि प्रीवियस स्टेटमेंट में हमने देखा ऑल था, ऑल मेन आर मॉर्टल, वहाँ से हमको छोटे में जाना था, दैट इज़ सम मेन आर मॉर्टल और राम इज़ मॉर्टल. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं लार्ज टू स्मॉल जाना हो या जनरल से पर्टिकुलर जाना हो, वहाँ पे हम डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करते हैं.
अब इंडक्टिव रीजनिंग क्या देख लेते हैं क्या होता है। इंडक्टिव रीजनिंग मतलब पर्टिकुलर टू जनरल। हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जा रहे हैं। पर्टिकुलर क्या है, हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं। राम इज़ मॉर्टल, श्याम इज़ मॉर्टल, सीता इज़ मॉर्टल। कितने भी प्रेमाइसेस हों, कितने भी लोग अगर मॉर्टल हो रहे हैं, ओवरऑल कंक्लूजन हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि ह्यूमंस आर मॉर्टल। बट जैसा कि हमने प्रीवियस स्टेटमेंट में देखा कि डिडक्टिव रीजनिंग 100% श्योर होता है, क्योंकि हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट होता है, उससे हम पर्टिकुलर पे जा रहे होते हैं। यहाँ पे क्योंकि कितने भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स दिए हों, देयर माइट बी अ केस दैट समवन, सपोज यहाँ पे रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं, सपोज आई से दैट गीता इज़ नॉट मॉर्टल एंड गीता इज़ समवेयर लेफ्ट फ्रॉम आर सैम्पल। अगर हमारे सैम्पल से या हमारे ऑब्जर्वेशन से किसी तरीके से छूट जाता है ये एक स्टेटमेंट, और हमने ये स्टेटमेंट फॉर्म कर दिया दैट ह्यूमंस आर मॉर्टल, देन दैट इज़ नॉट ट्रू। तो यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि 100% श्योरिटी नहीं होती है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका आंसर सही होगा, लेकिन वो कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं होता है, मतलब 100% भी नहीं होता है, दैट इज़ ऑलवेज लेस देन 100%। सो इंडक्टिव रीजनिंग एक प्रोसेस है ऑफ जनरलाइजिंग डिसीजन आफ्टर ऑब्जर्विंग और विटनेसिंग रिपीटेड स्पेसिफिक इंस्टेंस और समथिंग। जब आप किसी चीज़ को रिपीट होता हुआ देखते हो, दैट इज़ जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, राम इज़ मॉर्टल, श्याम इज़ मॉर्टल, सीता इज़ मॉर्टल, यहाँ पे रिपीट हो रहा है ये पैटर्न, हेंस वी ड्रॉ कंक्लूजन दैट ह्यूमंस आर मॉर्टल। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हो, विटनेसिंग या विटनेस करते हो रिपीटेड स्पेसिफिक इंस्टेंस को, और उसी के बेसिस पे एक जनरल स्टेटमेंट फॉर्म करते हो। यहाँ पे वही बात बोली गई है कि 100% ट्रू नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोबेबल कंडीशन होती है कि आपका स्टेटमेंट सही हो, क्योंकि यहाँ पे आप जो डिसीजन लेते हो वो क्विक वे में लेते हो। यू आर नॉट ऑब्जर्विंग एवरीबडी ऑन अर्थ एंड हेंस यू आर कंक्लूडिंग दैट ह्यूमंस आर मॉर्टल। सो इट इज़ a probabilistic situation which can be true and which might not be true. देन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट में सिंथेसिस की बात की गई। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये कंबाइन करता है छोटे छोटे पार्ट्स को, छोटे छोटे जो हमने स्टेटमेंट्स लिए, प्रीमाइसेस लिए, इन सब को कंक्लूड करके एक बड़ा कंक्लूजन ड्रॉ करता है, एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट ड्रॉ करता है। इफ़ द प्रीमाइसेस आर ट्रू, अगर प्रीमाइसेस सही हैं, इट इज़ अनलाइकली दैट कंक्लूजन इज़ फॉल्स, ऐसा तो ये बहुत कम चांसेस हैं कि कंक्लूजन फॉल्स हो, लेकिन देयर इज़ स्टिल अ चांस। इससे पहले हमने देखा कि प्रीमाइसेस अगर ट्रू हैं तो गारंटी है कि हमारा कंक्लूजन ट्रू होगा, बट यहाँ पे अगर प्रीमाइसेस ट्रू भी हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारा कंक्लूजन ट्रू हो, दैट कैन ऑल्सो बी फॉल्स। द कंक्लूजन इज प्रोबेबली फॉलो द प्रीमाइस। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज होता है, तो दो चीज़ें आप अपने माइंड में रख लीजिए। अगर डिडक्टिव की बात हो तो गारंटी होती है, गारंटी ट्रूथ होता है, जबकि इंडक्टिव की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी आता है, मतलब दैट कैन बी ट्रू, दैट कैन ऑल्सो बी फॉल्स। जैसे कि हम फर्स्ट प्रीमाइस देख रहे हैं, चाणक्य वॉज एन इकोनमिस्ट। ये इकोनमिस्ट थे, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। देन इकोनमिस्ट आर यूजुअली वेरी इंटेलिजेंट। इकोनमिस्ट जो होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। देन कंक्लूजन हमने ड्रॉ कर दिया, चाणक्य वॉज इंटेलिजेंट, चाणक्य इंटेलिजेंट थे। सारे ही इकोनमिस्ट यूजुअली इंटेलिजेंट होते हैं, विच इज़ ट्रू, बट व्हाट इफ़ चाणक्य इज़ नॉट। इफ़ वी कीपिंग फैक्ट्स अपार्ट, सारे फैक्ट्स को साइड में रख के अगर हम देखते हैं, चाणक्य सपोज कोई पर्सन है, वी डोंट नो अबाउट हिम, देन हाउ कैन वी से दैट चाणक्य वॉज इंटेलिजेंट। देयर माइट बी सम गेस वर्क दैट ही डिड, तो कुछ भी हो सकता है, देयर इज नॉट 100% श्योरिटी बिहाइंड दैट। सो इवन इफ बोथ प्रीमाइसेस आर ट्रू, जैसा कि हम जान रहे हैं दोनों ही प्रीमाइसेस सही हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट हो। Thus, inductive reasoning is observing that something is true many times, then concluding that it will be true in all instances. Inductive reasoning में क्या होता है, अगर कोई चीज़ एक बार सही है, दो बार सही है, कुछ टाइम सही हो रही है, then we generalize it that it always be true, okay, but which can be false also. Using the data to make prediction, यहाँ पे हम data का use करते हैं prediction करने के लिए, ठीक है। Thus inductive reasoning is the process of going from observation to conclusion. हम यहाँ पे, जैसा कि इससे पहले हमने देखा
कि हम उल्टा जाते थे, ठीक है, हम डिडक्टिव रीजनिंग में थ्योरी से लेके ऑब्जर्वेशन पे जाते थे एंड देन एक कंक्लूजन ड्रॉ करते थे। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन पहले से होती है, उसी के बेसिस पे हम पैटर्न ड्रॉ करते हैं। हमने ऑब्जर्व किया एक चीज़, सपोज सीता इज़ मॉर्टल, राम इज़ मॉर्टल, श्याम इज़ मॉर्टल, ये पैटर्न हमने फॉर्म किया कि कौन से लोग मॉर्टल हो रहे हैं, कौन से लोग की डेथ हो रही है। सो हमने एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस बना लिया और उसी के बेसिस पे एक थ्योरी फॉर्म कर दिया दैट ऑल मैन आर मॉर्टल। अब इसको कहाँ अप्लाई करते हैं, जैसा कि हमने डिडक्टिव रीजनिंग में देखा, अगर हमको जनरल से स्पेसिफिक जाना होता था तो हम डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करते थे, उल्टा जस्ट उल्टा यहाँ पे है। अगर हमको स्पेसिफिक से जनरल जाना है देन वी अप्लाई इंडक्टिव रीजनिंग। अगेन इफ़ वी हैव टू गो फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज, स्मॉल मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात हो रही है एंड वी हैव टू गो इन यूनिवर्सल स्टेटमेंट, देन वी अप्लाई इंडक्टिव रीजनिंग। Let's discuss difference between inductive and deductive reasoning. Deductive reasoning, as I have told you earlier, that it is a top down approach. ये top down approach है जहाँ पे एक general statement होता है and you go on to particular statement. Whereas inductive reasoning की बात करें, it is a bottom up approach. You have so many premises and you have to draw a conclusion from that. So it is a general to specific, that process of going from general to specific is called specialization, whereas the process of going from specific to general is called generalization. So inductive reasoning is generalized in nature, whereas deductive reasoning is specialized in nature. डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, ये फैक्ट पे बेस्ड होता है, क्वांटिटेटिव होता है क्योंकि ये फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, नंबर्स होते हैं इसके अंदर, तो ये क्वांटिटेटिव होता है। इससे क्वेश्चन आए हुए हैं गाइस, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिडक्टिव रीजनिंग में हम ऑब्जर्व करते हैं पहले, इंडक्टिव रीजनिंग में हम पहले ऑब्जर्व करते हैं देन वी फॉर्म एनी कंक्लूजन। सो दैट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किस नेचर का होता है, व्हेन यू ऑब्जर्व समथिंग दैट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर, दैट कैन नॉट बी क्वांटिटेटिव। उसके बेस पे अगर आप लास्ट में एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं दैट विल बी क्वांटिटेटिव, और इसी कंक्लूजन से अगर आप पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे जाते हो जो कि हम डिडक्टिव रीजनिंग में करते हैं, सो दैट इज़ क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पे ये पॉइंट नोट करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिडक्टिव रीजनिंग इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर वेयरएज इंडक्टिव रीजनिंग इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर। यहाँ पे क्वालिटेटिव होगा गाइस। स्टार्ट विथ प्रीमाइसेस, ये प्रीमाइस से स्टार्ट होता है जो कि गारंटीड होता है कि ट्रूथ होगा, जबकि ये कॉन्क्लूज़न मतलब एक ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है जो कि प्रोबेबल कंडीशन हो सकती है कि वो ट्रू हो, दैट कैन ऑल्सो बी फॉल्स। अगेन ये वैलिड होता है, इनवैलिड होता है, इसके बारे में हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी के लिए इतना ही जान लीजिए कि यहाँ पे वैलिड होता है, इनवैलिड होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग जो हमारा इंडक्टिव रीजनिंग होता है वो या तो स्ट्रॉन्ग होगा या तो वीक होगा। स्ट्रॉन्ग कब होगा, अगर हमारा वो 1 के आसपास आ रहा है। प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। 1 मतलब हो गया, वो इवेंट सही है, दैट इज़ 100% श्योरिटी, देन वी गिव 1 प्रोबेबिलिटी। तो अगर वो 1 के आसपास है, 0.5 से 1 के बीच में है, देन वी सी दैट इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। अगर 0.5 के इधर आ रहा है, निगेटिव साइड आ रहा है, मतलब 0 के करीब आ रहा है, देन इट इज़ वीक आर्ग्यूमेंट। ओके, अब क्वालिटी एंड क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। क्वांटिटी क्या होता है, दैट कैन काउंट इन नंबर्स, नंबर्स में काउंट किया जा सके, जैसे कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट, यहाँ पे हम 100% की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्वांटिटी बता रहा है। वेयर्स पर्टिकुलर मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो आपको इन दोनों स्टेटमेंट को देख के पता चल रहा है कि या तो यूनिवर्सल है या तो पर्टिकुलर है, दोनों ही क्वांटिटेटिव है नेचर में। इससे आपको किसी भी तरीके की क्वालिटी का अंदाज़ा नहीं हो सकता है कि वो होगा या नहीं होगा। सपोज अगर हमने यूनिवर्सल के साथ नो लगा दिया, देन यू कैन से दैट कि ये यूनिवर्सल निगेटिव है, बट अगर हमने नो नहीं लगाया या यस नहीं लगाया, देन यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट्स क्वालिटी। तो क्वालिटी में हम हमेशा पॉजिटिव या निगेटिव की बात करते हैं, ठीक है, या तो वो असर्टिव होगा, पॉजिटिव को हम असर्टिव भी कहते हैं, या तो वो निगेटिव होगा, ठीक है। निगेटिव में नॉट, नेवर, नन, ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं। जबकि क्वांटिटी की बात करें तो वो किसी नंबर की बात करेगा, जैसे यूनिवर्सल में नंबर की बात हो रही है, पर्टिकुलर में नंबर की बात हो रही है।
अब थर्ड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इज़ एबडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव सब पढ़ते हैं, मोस्टली ये छोड़ देते हैं। तो एबडक्टिव आर्ग्यूमेंट का ओरिजिन जो है वो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट से ही हुआ। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में अगर हम हाइपोथेसिस इंक्लूड कर देते हैं, मीन्स वी हैव अज्यूम्ड दैट इट विल हैपन और इट वुड हैपन, या ये हुआ होगा, तो अगर हमारे अजम्पशन के बेसिस पे हम कोई कंक्लूजन दे देते हैं दैट कैन नॉट बी ट्रू ऑलवेज, जो हमेशा सही नहीं हो सकता है, सो दैट इज़ एबडक्टिव आर्ग्यूमेंट। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, अगर एक पर्सन एंटर करता है अपने रूम पे और देखता है कि सारे पेपर्स इधर उधर बिखरे हुए हैं उसके रूम के, देन ही अज्यूम दैट डॉग हैज़ बीन अलोन इन द रूम ऑल डे। वो अज्यूम कर लेता है कि डॉग जो है उसका वो पूरे दिन लग रहा है रूम में अकेले था, बट देयर माइट बी सम अदर सिचुएशन ऑल्सो जो कि उसको नहीं पता है, और उसने एक ह्यूरिस्टिक अप्रोच फॉलो किया। ह्यूरिस्टिक मतलब जल्दी से डिसीजन दे देना, तो ह्यूरिस्टिक अप्रोच फॉलो करके उसने तुरंत डिसीजन दे दिया। तो यहाँ पे 100% श्योरिटी नहीं होती है, प्रॉब्लस्टिक सिचुएशन रहती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कब हमें गारंटीड फैक्ट नहीं देता है, तो इस सिचुएशन में नहीं देता है। जहाँ पे हम एबडक्टिव वर्ड यूज़ कर लेते हैं, इट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी है, वहाँ पे 100% श्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है बट बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, पास्ट ईयर पेपर आप उठा के देख लीजिए। एनालॉजी क्या होती है? एनालॉजी मतलब कि सिमिलैरिटी, वी फाइंड सिमिलैरिटीज बिटवीन टू थिंग्स। जैसे कि मैं ये बोल रही हूँ, यू आर लुकिंग लाइक अ फूल, ओके, फूल, आप फूल के जैसे दिख रहे हो, और यू आर लुकिंग लाइक मून, ओके, सो आई एम कंपेयरिंग मून विद दैट पर्सन। सो हियर वेयर देयर इज़ कंपैरिजन देयर इज़ एनालॉजी, वहाँ पे एनालॉजी है। तो इसके क्वेश्चंस जो आते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, ट्री लीफ, ट्री और लीफ में जो रिलेशन है वैसा ही रिलेशन है हमारे फ्लावर एंड पेटल में। यू गॉट द पैटर्न? यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म होता है, क्योंकि हमने जो सिमिलैरिटी इन दोनों के बीच में बताई वही सिमिलैरिटी हमारे आगे वाले स्टेटमेंट में भी होगी, जैसा कि हमारे नेट या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे कि ये शिमला है, शिमला हिमाचल प्रदेश, जयपुर एंड आगे हमको फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा, वी हैव टू फिल देयर। अब देखते हैं शिमला और हिमाचल प्रदेश में कैसा रिलेशन है। शिमला इज़ कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो जयपुर किसका कैपिटल है? जयपुर राजस्थान का कैपिटल है, सो इट विल बी ट्रू। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो कि थोड़े जीके बेस्ड भी रहते हैं। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है, थोड़ी जनरल नॉलेज है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे रिवर की भी बात कर सकते हैं, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में वो रिवर है, तो एवरीथिंग, जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी पैटर्न से रिलेटेड है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट पैटर्न, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पैटर्न यू हैव टू प्रिडिक्ट नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल आंसर। So that's all about today guys. So inductive and deductive reasoning हमने कर लिया है. In the next lecture we will discuss about types of inductive and deductive reasoning.